हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए म्यूजिक के यानी कि संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झपताल में कितनी मात्राएं होती है, या फिर ये जो झपताल होता है ये कितनी मात्राओं का होता है। तो झपताल जो है 10 मात्राओं का होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और झपताल में विभाग कितने होते हैं, तो याद रखिएगा झपताल जो होता है इसमें विभागों की जो संख्या है वो 4 होती है। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूल ताल कितनी मात्राओं का होता है। सूल ताल जो होता है ये कितनी मात्राओं का होता है, तो जैसे ऊपर देख थे कि झपताल 10 मात्रा का होता है, वैसे सूल ताल जो होता है ये भी 10 ही मात्राओं का होता है। लेकिन ऊपर क्या देखे थे, झपताल में विभाग कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सूल ताल है इसमें विभाग कितने होते हैं, तो सूल ताल में 5 विभाग होते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि रूपक ताल में किस किस मात्राएं पर ताली होती है। रूपक ताल जो है इसमें किस किस मात्रा पर ताली होती है। तो रूपक ताल के पहली, चौथी और छठी मात्राओं पर ताली होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। रूपक ताल के पहली, चौथी और छठी मात्राओं पर ताली होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ताल के कितने विभाग होते हैं। अब एक ताल जो है इसके विभाग कितने होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। तो एक ताल जो है इसके विभाग जो है वो 6 होते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। देखिए इस समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे हो गया झपताल, त्रिताल, सुताल, नाम आपको पढ़ने में लग रहा होगा ये तो सब तो एक ही है, लेकिन सब अलग अलग है, इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से सबको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिताल के कितने विभाग होते हैं। त्रिताल जो होता है, त्रिताल इसमें विभाग कितने होते हैं, तो त्रिताल जो इसमें 4 विभाग होते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। त्रिताल में विभाग कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। और झपताल में कितने विभाग होते हैं, तो झपताल में भी 4 ही विभाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौताल के कितने विभाग होते हैं। तो चौताल जो होता है इसका विभागों की संख्या कितनी है, 2 है, 4 है या 6 है। तो चौताल में जो विभाग होती है वो कितना होता है, तो 6, इसका हो जाएगा 6, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा चौताल में कितने विभाग होते हैं, तो 6 विभाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, झपताल में कितने विभाग होते हैं। ऊपर ही आपको बता चुके हैं झपताल जो होता है इसमें 4 विभाग होते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धमार ताल के कितने विभाग होते हैं। यहाँ पर विभागों वाले जितना क्वेश्चन है सबको एक बार ये आपको करवा देते हैं। तो धमार ताल के कितने विभाग होते हैं, तो धमार ताल जो होते हैं इसके 4 विभाग होते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूल ताल के कितने विभाग होते हैं, ये भी आपको ऊपर ही बता देते हैं। सूल ताल के कितने होते हैं, तो 5 विभाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलवाड़ा ताल कितनी मात्राओं का होता है। अब तिलवाड़ा ताल जो होता है ये कितनी मात्राओं का होता है, तो तिलवाड़ा ताल जो होता है 16 मात्राओं का होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा 16 मात्राओं का। अगला क्वेश्चन है हमारा, धमार ताल में जो खाली का प्रयोग किया जाता है वो किस मात्रा पर किया जाता है। किस मात्रा पर होता है धमार ताल में खाली का प्रयोग, तो धमार ताल में जो खाली का प्रयोग है ये 8वीं मात्रा पर होता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ताल में कुल कितनी तालियां होती है। एक ताल जो होता है इसमें कुल कितनी तालियां होती है, तो याद रखिएगा आप लोग कि एक ताल जो होता है इसमें कुल 4 तालियां होती है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झप ताल में कितनी तालियां होती है। अब झप ताल में कितनी ताली होती है, ऊपर क्या था विभाग पढ़े थे, मात्रा पढ़े थे। अब यहाँ पर है झप ताल के बारे में कि झप ताल में ताली कितनी होती है, तो झप ताल में 3 ताली होती है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिताल में कुल कितनी खाली होती है। त्रिताल जो होता है इसमें कुल कितनी खाली होती है, तो त्रिताल में कुल 1 ही खाली होती है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौताल में कुल कितनी तालियां होती है। चौताल जो होता है इसमें कुल कितनी तालियां होती है, याद रखिएगा चौताल जो होता है इसमें कुल तालियों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस रचना में राग का पूरा लक्षण वर्णित हो वह क्या होता है। ऐसा कोई राग जिसमें ऐसा कोई रचना जिसमें राग का पूरा जो लक्षण है वो वर्णित होता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे लक्षण गीत कहते हैं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रविंद्र संगीत नाम शैली के जन्मदाता है, यानी कि कौन है रविंद्र संगीत नामक शैली के जन्मदाता। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जो कि पश्चिम बंगाल के थे, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर कहाँ के रहने वाले थे, तो बंगाल के रहने वाले थे। और रविंद्र संगीत नामक शैली के जन्मदाता जो है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ही हैं, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलाब नबी शेरी ने किस गायक शैली को जन्म दिया था। गुलाब नबी शेरी जो थे इन्होंने किस गायन शैली को जन्म दिया था, तो इन्होंने टप्पा गायन शैली को जन्म दिया था, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस गीत में 3 अंग हो वह है, यानी कि जिस भी गीत में 3 अंग होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है त्रिवट। क्या कहलाता है, तो त्रिवट कहलाता है। जिस गीत में 3 अंग हो वो त्रिवट कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट के कितने प्रकार होते हैं। मीट जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो मीट जो होता है 2 ही प्रकार का होता है, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा।
और देखिए अगर आप लोग इस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ या फिर थ्योरी का पीडीएफ, जैसे आपका सिलेबस पे जितना भी कुछ भी मेंशन किया गया जो भी आपको पढ़ना है वो क्या हो जाता है, अलग अलग जगह से आपको पढ़ना पड़ता है। और बुक से जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आधा बात तो आपको समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि बुक में क्या रहता है, वो बुक का लैंग्वेज रहता है, समझ गए ना, वो सिंपल लैंग्वेज में नहीं रहता है। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, आपको कोई थ्योरी तो लिखना नहीं किया जो आपको उतना पढ़ना पड़े, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आपको ऐसा कोई नहीं कि महारथी बनना है, इतना पढ़ना है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, समझ गए ना। तो आपका बुक का जो लैंग्वेज रहता है वो क्लियर पढ़ने में नहीं होता है। उसके साथ ऐसा तो नहीं रहता है कि जैसे आपका सिलेबस में दिया गया वैसे ही सब कुछ बुक में छपा हो, कुछ आपका बुक रहता है, कुछ कहीं नोट से पढ़ते हैं, कहीं गूगल से पढ़ते हैं, कहीं यूट्यूब से पढ़ते हैं, फिर भी आपसे हो नहीं पाता है। इसके लिए आप लोग ये थ्योरी वाला जो पीडीएफ है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें क्या दिए, पूरा जो थ्योरी में आपका जितना भी सिलेबस है ना, सिलेबस को एक साथ करके जितना कुछ आपको पढ़ना है एक ही पीडीएफ में ऐड कर दिए। एक पीडीएफ आप लोग पूरा पढ़ लीजिए, आपका पूरा बीपीएससी का सिलेबस है म्यूजिक का अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जिसमें कि वाद्य यंत्र और उनके वादक, जैसे आप लोग जानते होंगे बिस्मिल्लाह खां को क्या बजाते थे, बिस्मिल्लाह का शहनाई वादन करते थे। तो शहनाई वादन जो करते थे इस तरह से प्रश्न होते हैं, ये कम से कम आपके जैसे बीपीएससी 1 हुआ था, बीपीएससी 2 हुआ था, उसमें ना 7 या 8 पूछा गया था। यानी कि अगर आप लोग इस पीडीएफ को कंप्लीट कर लेते हैं तो 7 से 8 नंबर तो आपके ऐसे ही कंप्लीट होंगे। इसमें इस तरह के क्वेश्चन है जैसे होता है ना कि कौन से वाद्य यंत्र कौन बजाते थे, इस तरह के जो क्वेश्चन, जैसे जल तरंग कौन बजाते थे आपसे पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन रहेगा उसमें से आपको बताना रहेगा। आपसे पूछा जाए कि शहनाई के लिए विश्वविख्यात कौन थे, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है 7 से 8 पूछा जाता है, मैक्सिमम आपसे 10 पूछ लेगा और मिनिमम आपसे 8 या 7 पूछेगा। तो अगर आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो 7-8 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे सिर्फ इसी पीडीएफ से, क्योंकि इसमें जितने भी वादक हैं और जितने भी उनके वाद्य यंत्र ये सब इस पीडीएफ में ऐड कर दिए। फिर उसके बाद बात करें कि म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, म्यूजिक का जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया सब इस पीडीएफ में ऐड कर दिए। उसके बाद आपके प्रैक्टिस के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब इस पीडीएफ में ऐड कर दिए। इस पर टोटल आपको 500 क्वेश्चन मिलेगा, 500 प्लस ही क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं ना, पहले थ्योरी पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए, वाद्य यंत्र उनके वादक पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए, इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हैं आपका पूरा जो सिलेबस है वो अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और आपका बीपीएससी का एग्जाम जो है पूरा आपसे निकल जाएगा, ठीक है ना। आप क्लियर कर लेंगे क्योंकि जितना कुछ आपको पढ़ना था सब इसमें मेंशन कर दिए। टोटल आपको 4 पीडीएफ मिलेगा और चारों पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 30 रुपीज़ है। ऐसा कोई नहीं कि एक पीडीएफ का प्राइस आपको 30 रुपये है फिर दूसरा का। ये जो चारों पीडीएफ है इस चारों पीडीएफ का प्राइस ओनली 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये रखे, ठीक है। इतना कम इसीलिए रखे ताकि हर एक बच्चे इसको अफोर्ड कर सकेगा, ले सकेगा। ऐसा नहीं कि 2200 ऐसा कुछ नहीं है, ओनली 30 रुपीज़ है। इसको पे करके आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। अब लेना किस तरह से, तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से ओनली 30 रुपये यानी कि 30 रुपीज़ पे करके, और इस नंबर पर आप लोग कॉल नहीं कीजिएगा, प्लीज़ आप लोग कॉल नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिएगा, ओनली 30 रुपये ही है, ओनली 30 रुपये इसको पे कर देना इस नंबर पे। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, इसका स्क्रीनशॉट जो पेज कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट टेक करके आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। इसी नंबर पे पे भी करना है 30 रुपये और इसी नंबर पे आप लोग को स्क्रीनशॉट भी भेजना है पे करके। और अपना जो सब्जेक्ट है सिर्फ आप लोग बीपीएससी म्यूजिक लिख दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना एसटीटी वाले बच्चे भी रहते हैं, उनको भी म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए तो उनका अलग सिलेबस है, ठीक है ना। तो आपका थोड़ा अलग सिलेबस है, इसलिए आप लोग पे करके स्क्रीनशॉट भेज करके नीचे में सिर्फ इतना लिख दीजिएगा बीपीएससी म्यूजिक, समझ गए ना। उसके बाद आपको पीडीएफ जो है चारों पीडीएफ मिल जाएगा। चारों को पढ़ करके आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और इसमें आपको चारों चीज़ मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक पीडीएफ का प्राइस 30 रुपीज़ है 30 रुपये, ये तो चारों पीडीएफ है, चारों पीडीएफ का प्राइस ओनली 30 रुपये 30 रुपीज़। और चारों को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं आपका पूरा सिलेबस जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी आपका कंप्लीट करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित क्वेश्चन कर लेंगे। अब इसके अलावा आपको क्या चाहिए, इतना सब आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सारे गामा आदि का संक्षिप्त रूप है। सारे गामा जो है ये किसका संक्षिप्त रूप है, सारे गामा किसका संक्षिप्त रूप है, तो सरगम का संक्षिप्त रूप है सारे गामा, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जमजमा या खटका किसके द्वारा दर्शाया जाता है। जमजमा या खटका जो होता है किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो सा के द्वारा दर्शाया जाता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत से जुड़ा हुआ सरगम है। इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि गीत से जुड़ा हुआ सरगम कौन सा है। तो गीत से जुड़ा हुआ जो सरगम होता है उसको हम लोग गत कहते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी टुकड़े को 3 बार बजाकर सम पर आना क्या होता है। किसी भी टुकड़े को 3 बार बजाकर सम पर आना जो होता है वो क्या कहलाता है, तो तिहाई कहलाता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सभी रागों की उत्पत्ति कितने ठाठों से मान्य है। सभी रागों की जो उत्पत्ति होती है कितने ठाठों से मान्य होती है, तो सभी रागों की जो उत्पत्ति होती है वो 10 ठाठों से मान्य होती है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वरों के कंपन के साथ की जाने वाली प्रस्तुति है। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि स्वरों के कंपन के साथ की जाने वाली प्रस्तुति जो है वो कौन सी है, तो वो गमक है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राचीन काल में गमक के कितने प्रकार थे। प्राचीन काल में यानी कि पुराने के समय में गमक के ना कितने प्रकार थे, तो 15 थे, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। याद रखिएगा प्राचीन काल में गमक के 15 प्रकार होते थे, ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है नमित क्या है। नमित जो होता है ये क्या होता है, तो नमित जो होता है एक गमक होता है। क्या होता है, तो गमक होता है। और गमक क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि प्राचीन काल में गमक के कितने प्रकार होते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आपके एग्जाम में सिलेबस में सिर्फ इतना मेंशन किया गया गमक। अब गमक के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं, क्या होता है गमक, ये सब आपको पढ़ना है और ये सब आप लोगों को उस पीडीएफ में ऐड कर दें, पीडीएफ में आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पद रचनाओं से संबंधित विभिन्न खंड है। तो चार ऑप्शन आपको बताना है कि पद रचनाओं से संबंधित विभिन्न खंड जो है वो कौन है, तो मातु है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। मातु जो होता है पद रचनाओं से संबंधित विभिन्न खंड होता है। अगला क्वेश्चन है चंचल प्रकृति की गायन शैली कौन सी है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि चंचल प्रकृति की गायन शैली कौन सी है। ठुमरी है ये जो है ठुमरी, ये चंचल प्रकृति की गायन शैली आपको सब पढ़ना है। ध्रुपद, धमार, ठुमरी, कवाली सब पढ़ना है। सॉरी, कवाली इसमें नहीं मेंशन शायद किया गया, कवाली आपके सिलेबस में नहीं दिया गया। ये तीनों आपको पढ़ना है, ध्रुपद, धमार और ठुमरी, ये तीनों आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में ये मेंशन किया गया, ये सब आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है चतुर्दंड प्रकाशिका की रचना कब की गई थी। चतुर्दंड प्रकाशिका जो है इसकी रचना कब की गई थी, तो 1660 में की गई थी चतुर्दंड प्रकाशिका की रचना। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा चतुर्दंड प्रकाशिका किनकी लिखी हुई पुस्तक है। अभी तो देख लिए कि चतुर्दंड प्रकाशिका जो है पुस्तक है, इसकी रचना कब की गई थी, तो 1660 में की गई थी। लेकिन किसके द्वारा की गई थी, ये इसके लेखक कौन है, तो पंडित वेंकटमखी। पंडित वेंकटमखी जो इसके लेखक है, इसके रचनाकार है चतुर्दंड प्रकाशिका के, जो कि प्रकाशित हुई थी 1660 में। अगला क्वेश्चन हमारा पंडित हरिदास स्वामी कौन थे। पंडित हरिदास स्वामी जो थे क्या थे, तो गायक थे। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा एक ताल में कितनी मात्राओं का होता है। अब एक ताल जो होता है कितनी मात्राओं का होता है, तो एक ताल जो होता है 12 मात्राओं का होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिताल कितनी मात्राओं का होता है। पहले पर देखिए एक ताल कितनी मात्राओं का होता है, तो 12 मात्राओं का होता है। और त्रिताल जो होता है कितनी मात्राओं का होता है, 7 मात्रा का होता है, 12 मात्रा का होता है, 14 मात्रा का होता है, या फिर 16 मात्रा का होता है। तो त्रिताल जो होता है 16 मात्राओं का होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा राग भीम पलासी जो है इसका गायन समय क्या है। आपके सिलेबस में बस इतना मेंशन किया गया कि सभी रागों का विस्तृत अध्ययन, यानी सभी रागों के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन ये नहीं बताया गया किस राग के बारे में पढ़ना है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी राग है सबको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो सब आप लोगों को सिलेबस में बता चुके, जितना भी राग है सबके बारे में बता चुके, चाहे वो कोई भी राग हो। ठीक है, राग जौनपुरी हो, राग धनाश्री हो, राग श्री हो, जितना भी राग है सबके बारे में आपको बता चुके हैं। तो उसी में से ये क्वेश्चन लिया गया कि राग भीम पलासी जो है इसका गायन समय क्या। और देखिए राग के बारे में आपको क्या क्या पता रखना है, वो इंपॉर्टेंट वो बताते हैं। जैसे राग भीम पलासी है, तो राग भीम पलासी का वादी स्वर क्या होता है, संवादी स्वर क्या होता है, इसका जो गाने बजाने का समय होता है वो क्या होता है, उसका इसका आरोही क्या होता है, इसका अवरोही क्या होता है। एक राग के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। किसी भी राग के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो इतना बात आप लोग सिर्फ पता रखिएगा। ठीक है, तो राग भीम पलासी का गायन समय क्या होता है। राग भीम पलासी जो इसको गाया कब जाता है, तो संध्या काल में, साय काल में राग भीम पलासी का गायन समय। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाद कितने प्रकार के हैं, यानी कि नाद जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो नाद जो होता है 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं। स्वर जो है इसके चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, तो आरोह कहते हैं स्वर के चढ़ते क्रम को, और अवरोह करते हैं स्वर के उतरते क्रम को। दोनों को याद रखिएगा, स्वर के चढ़ते क्रम को आरोह और स्वर के उतरते क्रम को अवरोह, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इसी तरह से कि स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ताल कहड़वा का प्रयोग किस शैली के साथ होता है। तो ताल कहड़वा जो है इसका प्रयोग जो है सुगम संगीत के साथ होता है। और आपके एग्जाम में बस इतना मेंशन किया गया कि सुगम संगीत, बस सुगम संगीत, लेकिन सुगम संगीत के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो आपको नहीं बताया गया। तो सब आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, वो सब बता चुका है कि सुगम संगीत में क्या क्या पढ़ना है, और सब उसमें आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विकृत स्वर कितने होते हैं। विकृत स्वर जो है ये कितने होते हैं, तो विकृत स्वर जो है 5 होते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट है। हिंदुस्तानी संगीत जो है इसमें कितने ठाट है। हिंदुस्तानी संगीत जो होता है इसमें 5 ठाट होते हैं, 7 ठाट होते हैं, 10 होते हैं या 12 होते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत जो होता है इसमें 10 ही ठाट होते हैं, और 10 ठाट के बारे में आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक था, 10 ठाट में कौन कौन ठाट है वो सब आपको पढ़ना है, वो सब बता चुके हैं पीडीएफ में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राग देश की जाति क्या होती है। राग देश जो है किस जाति का होता है, तो अर्णव संपूर्ण जाति का होता है राग देश, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग केदार किस ठाट के अंतर्गत आता है। राग केदार जो होता है कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुपद में कितनी वाणियां हैं। ध्रुपद जो होता है कितनी वाणियों का होता है, तो ध्रुपद जो है 4 वाणियों का होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैरवी राग का संवादी स्वर क्या होता है। भैरवी राग जो इसका संवादी स्वर क्या होता है, तो सा होता है भैरवी राग का संवादी स्वर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो है इसके लेखक है भरत मुनि। आपके जो सिलेबस है उसमें बस इतना मेंशन किया है कि भरत मुनि के बारे में आपको पढ़ना है। भरत मुनि का पूरा जीवनी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भरत मुनि से संबंधित आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनका जन्म कब हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था, इनके रचना जो कौन कौन सा रचना अपना किए थे, तो उसी में से एक ग्रंथ नाट्य शास्त्र था। तो ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि है।
फिर उसके बाद आपको एग्जाम में पंडित लोचन, मतंग मुनि, शारंग, इन सब का आपको पूरा जीवनी पढ़ना है और ये सब जीवनी जो आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राग में ग और नी जो होते हैं कोमल लगते हैं और बाकी स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं? किस राग में होता है? तो काफी राग में ग और नी जो होता है वो कोमल लगता है और बाकी स्वर जो होता है वो शुद्ध लगता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट हैं? हिंदुस्तानी संगीत जो है इसके कितने ठाट हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत के 10 ठाट होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत स्वर कितने होते हैं? विकृत स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 5 होती है विकृत स्वरों की संख्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में कितनी वाणियां हैं? ध्रुपद जो होता है इसमें कितनी वाणी होती है? तो ध्रुपद में 4 वाणी होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग यमन किस ठाट के अंतर्गत आता है? राग यमन जो होता है यह किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है राग यमन, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या होता है? तो राग भीम पलासी का संवादी स्वर सांडज होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? राग भैरव जो है इसका वादी स्वर क्या होता है? तो राग भैरव का वादी स्वर जो है ध होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याल के कितने प्रकार हैं? ख्याल जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो ख्याल जो है 2 ही प्रकार का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुतियाँ कितनी होती हैं या फिर श्रुतियाँ जो है कितनी है? तो श्रुतियाँ जो है 22 होती हैं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो संपूर्ण जाति में 7 स्वर लगते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है, राग यमन किस ठाट के अंतर्गत आता है? राग यमन जो होता है किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है राग यमन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग मलकौस की जाति क्या होती है? राग मलकौस जो इसकी जाति क्या होती है? तो औंडव औंडव होती है राग मलकौस की जाति, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हारमोनिया किस वर्ग का वाद है? हारमोनिया आप लोग जानते होंगे, तो हारमोनिया जो होता है किस वर्ग का वाद होता है? सुशील। आपको तत्ववाद, सुशीलवाद ये सब आपको पढ़ना है। तो हारमोनिया जो है सुशील वर्ग का वाद है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? वो जो आपको ऊपर बताए थे कि पीडीएफ मिलेगा वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित वाला, उसमें ये सब क्वेश्चन रहेगा और साथ ही साथ फोटो के साथ रहेगा ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाएं। उस्ताद बिस्मिल्लाह का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये सबको पता होगा, ऑलरेडी बता चुके हैं। शहनाई वादन करते थे, शहनाई बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ये भी आपको ऊपर बता चुके हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाद के कितने प्रकार होते हैं? नाद जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो नाद जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दादरा ताल की खाली किस मात्रा पर होती है? दादरा ताल की जो खाली होती है ये किस मात्रा पर होती है? तो चौथी मात्रा पर होती है दादरा ताल की खाली, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? ये भी आपको ऊपर ही बता दिए थे कि राग भीम पलासी जो इसका गायन समय क्या होता है? तो संध्या काल का होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, झप ताल में कितने विभाग हैं? झप ताल जो होता है इसमें कितने विभाग होते हैं? तो झप ताल जो होता है इसमें 4 विभाग होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो ऊपर ही बता चुके हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मियाँ तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? तो मियाँ तानसेन जो थे ये अकबर के राजा के दरबारी गायक थे। और याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि तानसेन का असली नाम क्या था, तो तानसेन जो थे इनका असली नाम जो है वो तन्ना मिश्र था। याद रखिएगा, तन्ना मिश्र। और आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में से कौन एक थे, तो ये जो तानसेन थे ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यानी कि 9 व्यक्ति थे, वो अपने अपने क्षेत्र थे उसमें माहिर थे। तो उसी में से जो तानसेन थे वो एकदम माहिर थे अपने संगीतज्ञ में, संगीत में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मियाँ तानसेन जो थे, यानी कि तानसेन जो थे अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। इनका असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था तन्ना मिश्र और तानसेन तो इनकी उपाधि दी गई थी। ठीक है, समझ गए इतना आप लोग? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झप ताल में कितने विभाग होते हैं? झप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 4 विभाग होते हैं, ये तो आपको ऊपर ही बता दी थी अभी। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, औंडव जाति में कितने स्वर होते हैं? औंडव जाति जो होता है इसमें कितने स्वर होते हैं? तो औंडव जाति में 5 स्वर होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा, चौताल कितनी मात्राओं का होता है? तो चौताल जो होता है ये 12 मात्राओं का होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। और आप लोग को पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं, अगर आप लोग चाहें तो पीडीएफ को ले सकते हैं, चाहे क्या ले ही लीजिएगा, क्योंकि ओनली 30 रुपीज़ है, 30 रुपया, और इतना पे करके आप लोग ले लेते हैं उसको। ऐसा नहीं कि ले करके रख लेते हैं, ले करके अगर बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं, आपके सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, उसी पीडीएफ से बन जाएगा। क्योंकि उसमें जितना थ्योरी का पोर्शन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब उसमें मेंशन किया गया। उतना 4 पीडीएफ रहेगा, चारों को अच्छे से अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम जो है पक्का क्लियर हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।